तो दोस्तों शतरंज के गेम में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो राजा होता है उसके पास विशेष पावर नहीं होती, बल्कि उसे राजा बनाए रखने के लिए और उसकी पावर को संरक्षित करने के लिए उसके आजू बाजू जो मोहरे होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं और वो सारे संगठित होकर राजा को एक अल्टीमेट पावर देते हैं। अब ऐसी परिस्थिति किसी गवर्नमेंट में भी होती है। कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष या अगर किसी प्रदेश का भी अध्यक्ष है वो अपने आप में सारी पावर नहीं रखता, या यूं कहें कि अकेला एक व्यक्ति किसी देश या किसी प्रदेश को चलाने में सक्षम हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके आजू बाजू के दूसरे मोहरे अपने अंदर कुछ हद तक पावर या इंटेलिजेंस को अर्जित करके न रखें और उससे कोऑर्डिनेट करके राजा के साथ काम न करे। वैसे डेमोक्रेसी में राजा वगैरह ये सारी चीजें नहीं होती, लेकिन इसे अगर भारत के परिवेश में ढालकर देखा जाए तो पीएम मोदी की इस समय अल्टीमेट पावर जो है वो उनकी अपनी लोकप्रियता तो है ही जनता के बीच में, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसे मिनिस्टर्स का जमावड़ा उनके आसपास है जो कि अपने आप में बहुत लायक हैं और वो सारे मिलकर संगठित होकर पीएम मोदी को एक अल्टीमेट प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। और यही कारण देखने के लिए मिल रहा है पिछले कुछ समय से, मैंने तो नोटिस किया है, पता नहीं आपने किया या ना किया हो, लेकिन अब उनके इन्हीं मोहरों को एक एक करके निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही है। अगर उनके एक एक करके जो गुणवान मिनिस्टर्स हैं उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाए तो राजा की गर्दन तक पहुंचा जा सकता है। गर्दन तक पहुंचा जा सकता है, इसको किसी अलग उद्देश्य से आप मत ले लीजिएगा, लेकिन मेरा अल्टीमेट मतलब यहाँ पर रिजिम चेंज करवाने का ही है और इस गवर्नमेंट को अस्थिर करने का है, जिसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत बड़े स्केल पर काम कर रही है। शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब वो सरकार का अंग तो नहीं है, वो सिस्टम का अंग है, वो किसी तरह से पॉलिटिशियन नहीं है, वो किसी भी तरह की पॉलिटिकल ओपिनियन अपने पद पर रहकर नहीं रख सकते, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रचार वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद देखने के लिए मिला है कि गवर्नमेंट विरोधी लोग जब भी गवर्नमेंट की निंदा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर निकाल लेंगे जिसमें वो अजीत डोभाल साहब को भी घसीट ले। एक विपक्षी पार्टी की महिला स्पोक पर्सन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनके ट्वीट्स में अक्सर देखा गया है कि वो अजीत डोभाल साहब को लेकर अनाप शनाप बातें लिखती रहती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो किसी भी तरह से पॉलिटिकल व्यक्ति है ही नहीं, वो कांग्रेस गवर्नमेंट में भी अपना इसी तरह का योगदान दे सकते हैं, लेकिन उन्हें एलिमिनेट करने के लिए अमेरिका द्वारा उनके खिलाफ एक खालिस्तानी समर्थक से एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, कोर्ट केस करवाया जाता है, उन्हें समन भेजने की कोशिश की जाती है ताकि अमेरिका सहित उसके अलाई नेशंस में अजीत डोभाल साहब का जो प्रभुत्व है उसे कम करने की कोशिश की जाए। अब अजीत डोभाल साहब के बाद बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है उसके रूप में अमित शाह को देखा जा सकता है, जो कि भारत के होम मिनिस्टर हैं। अब रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा एक बयान जारी किया गया था। ये बयान दरअसल फुल्ली पॉलिटिकल था और एक चुनावी रैली में उन्होंने झारखंड की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर दिया था। दरअसल अमित शाह ने पिछले सप्ताह झारखंड की यात्रा की थी और वहां पर एक रैली के दौरान ये कहा था कि अगर झारखंड में आप बीजेपी गवर्नमेंट को सत्ता में लाते हैं तो बीजेपी हर बांग्लादेशी घुसपैठिए को उल्टा लटकाकर उन्हें सबक सिखाएगी। नो डाउट कई बार नॉर्मल से बयानों को भी पॉलिटिशियंस को थोड़ा सा मिर्च मसाला डालकर फिर जनता के सामने प्रेजेंट करना होता है ताकि उनके फैंस के बीच में, उनके फॉलोअर्स के बीच में और उनके कोर वोटर्स के बीच में एक उत्साह बना रहे। और ये चीजें अमित शाह ही नहीं बल्कि भारत का और इवन दुनिया का हर पॉलिटिशियन करता है। नॉर्मल से बयानों को भी कुछ घुमा फिरा कर फिर प्रेजेंट किया जाता है। और वैसे ये जो पूरा मामला था और ये जो उनकी स्पीच थी, ये मुद्दा काफी ज्यादा गंभीर है अपने आप में। बांग्लादेशी घुसपैठिए एक्चुअली झारखंड के अंदर एक बहुत ही बड़ी परेशानी बन चुके हैं। वो न केवल इनलीगली वहां पर घुसपैठ कर रहे हैं, वहां के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ वहां पर जमीनें कब्जाने वगैरह की भी प्लानिंग इनकी काफी बड़े स्केल पर चल रही है। सुनियोजित तरीके से झारखंड के अंदर डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। वहां का जो आदिवासी वर्ग है उनके द्वारा भी कई सारी इस तरह की कंप्लेंट्स दर्ज की गई है जो कि इन घुसपैठियों के संदर्भ में है और इसे एक्चुअली संज्ञान में लिया जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद देखने के लिए ये मिला कि भारत के अंदर भी कई सारे गवर्नमेंट विरोधी लोग और इसके साथ साथ बांग्लादेश की गवर्नमेंट वो सडनली अमित शाह के पीछे पड़ जाते हैं और अमित शाह के इस बयान को लेकर बकायदा पत्र लिखकर भारत सरकार से इसकी कंप्लेंट की जाती है। भारत के जो राजदूत बांग्लादेश में पदस्थ हैं उन्हें बुलाकर तलब किया जाता है एंड ये सारी प्रक्रियाएं होती है। और हम सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट इस समय वही कर रही है जो कि अमेरिका उसे कहता है। लेकिन दोस्तों इसी तरह से निशाने पर एक और मिनिस्टर को लेने की तैयारी क्या भारत खुद ही करवाने का मौका इन्हें दे रहा है?
मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर जयशंकर की। देखिए, डॉक्टर जयशंकर भारत के लिए इस समय सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। वो भारत की विदेश नीति को जिस हिसाब से मैनेज करने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं, ऐसा तो आज तक पहले कभी देखने के लिए मिला ही नहीं। इसी वजह से भारत के अंदर भी कुछ तत्व उनका बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, और विदेशियों की बात की जाए जो हमारे दुश्मन हैं, ये तो उनके पीछे लगातार पड़े ही रहते हैं, लेकिन सभी को वो अपने बयानों से चारों खाने चित कर ही देते हैं। अब आप सभी को याद होगा कि एससीओ का जो समिट था भारत के अंदर, उस समय बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, वो भारत आया था, और यहाँ पर उसे ऐसा लगा कि शायद उसको भारत द्वारा और स्पेशली जयशंकर द्वारा बेइज्जत किया गया, जबकि ऐसा कुछ भी हम लोगों ने जानबूझकर या इंटेंशनली नहीं किया था। हम आपको इस लायक नहीं समझते कि आपसे हैंडशेक किए जाएं, इस वजह से हमने नहीं किए। हमने हमारी परंपराओं के अनुसार हाथ जोड़कर आपको नमस्ते किया। आतंकवाद की बात चली तो हमने कोड अनकोड ये कह दिया कि पाकिस्तान ही सबसे बड़ा आतंकियों का पोषक है। वो भला किस मुंह से आतंकवाद को लेकर बातचीत कर सकता है। इवन बायलैटरल टॉक को लेकर भी यही कहा गया कि जब तक पाकिस्तान आतंकियों का साथ नहीं छोड़ेगा, तब तक किसी भी तरह की बातचीत दोनों देशों के बीच में नहीं हो सकती। तो इसमें किसी तरह से बेइज्जत करने वाली बात तो आती नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसे बेइज्जती मान ली। और बिलावल भुट्टो का रिएक्शन देखा था जब वो पाकिस्तान लौटा था मंदबुद्धि। उसके बाद परिवारवाद के इस बीच मंदबुद्धि व्यक्ति ने डॉक्टर जयशंकर के बारे में अनाप शनाप न केवल बातें कही थी और इवन बदला लेने की भी बात कही थी। ये बालक बुद्धि डॉक्टर जयशंकर को भी बिल्कुल अपनी ही तरह समझने लगा था। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की नीयत वगैरह इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। अगर एक्चुअली उन्हें ऐसा कोई मौका मिल जाता है तो वो इसका भरसक फायदा उठा सकते हैं। अब एससीओ समिट इस बार पाकिस्तान में होने जा रहा है। इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी तो डेफिनेटली नहीं जाएंगे, लेकिन बताया ये जा रहा है कि भारत इस समय ऐसा विचार कर रहा है कि क्या एससीओ समिट में डॉक्टर जयशंकर को भेज दिया जाए, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है या फिर फाइनल योजना नहीं बनाई है, लेकिन इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है द हिंदू की तरफ से, और उसमें ये बताया गया है कि भारत इस समय डॉक्टर जयशंकर को एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान भेजने पर विचार विमर्श कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर जयशंकर को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तो ये लोग अपनी बेइज्जती का बदला लेने के हिसाब से अनाप शनाप बातें इनके खिलाफ कर सकते हैं, इन्हें बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से हराश कर सकते हैं बातों के जरिए, इनके साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार हो सकता है। इवन अगर जरूरत पड़ी तो लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ में ताशकंद के अंदर जो कुछ हुआ था, ऐसा भी हो सकता है। पाकिस्तानियों के ऊपर इस तरह से बिल्कुल भी आप विश्वास कर ही नहीं सकते। अगर हम लोग हमारी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं भेज सकते, और भेजना एक्चुअली चाहिए भी नहीं, तो डॉक्टर जयशंकर जैसे भारत के कोहिनूर हीरे को पाकिस्तान जैसी जगह भेजकर उसके ऊपर दाग धब्बा लगवाने की कोई आवश्यकता मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर इस समिट को अटेंड भी करना है तो वर्चुअली हम लोग इसे अटेंड कर सकते हैं। वैसे भी एससीओ को इस समय भारत उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, इसी वजह से भारत के किसी भी ऑफिशियल द्वारा वहां पर जाना, इसमें शामिल होना सही और खतरे से खाली नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान हर हाल में ये चाहता है कि डॉक्टर जयशंकर एससीओ समिट अटेंड करने के लिए पाकिस्तान आए। इसको लेकर यहाँ तक की बातें सामने आ रही है कि पाकिस्तान के 4 पूर्व जो डिप्लोमेट थे, ये बिल्कुल भारत से अनुरोध कर रहे हैं कि आप डॉक्टर जयशंकर को पाकिस्तान भेजिए और वो एससीओ में भाग ले, चाहे दोनों देशों के बीच में बायलैटरल बातचीत हो या फिर ना हो। अब आप नीचे कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन दीजिएगा कि इन सब चीजों के बावजूद क्या डॉक्टर जयशंकर को एससीओ में पाकिस्तान भेजना चाहिए या फिर नहीं। कमेंट करके आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।